चलिए शुरू करते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर के 5वें लेक्चर में। और आज हम लोग रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। किस बारे में चर्चा करेंगे? रेडिएशन। अब थोड़ा देर सुनिए मेरी बात। रेडिएशन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें मीडियम पार्टिकल का जरूरत नहीं होता। मतलब इस मोड से हीट ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और इवन वैक्यूम में भी हो सकता है। इवन वैक्यूम में भी हो सकता है। रेडिएशन में आखिर होता क्या है? तो रेडिएशन में एक वेव प्रोपगेट करता है। उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो एक वेव के थ्रू होता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है? अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का एक माध्यम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में लोग बहुत डिटेल में पूरा एक चैप्टर है क्लास 12 में हम भी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो वहां चर्चा करेंगे। अभी आपको क्या बात याद रखना है कि रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि किसी मीडियम में हो सकता है, इनफैक्ट वैक्यूम में भी हो सकता है। इसके लिए मीडियम पार्टिकल का जरूरत नहीं होता है। और ये किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका सन का एनर्जी है। सन का एनर्जी सन से अर्थ तक किस मोड ऑफ हीट प्रोपगेशन से आता है? रेडिएशन से। तो लिखिए डेफिनेशन। Radiation is the mode of heat transfer. Is the mode of heat transfer in which heat propagation does not require any medium and hence can take place in solid, liquid, gas as well as vacuum। चेंज करके the heat transfer takes place through electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको शॉर्ट में EM भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM waves। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका एग्जांपल है sun's energy reaches to earth through radiation mode of heat transfer। रेडिएशन को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म समझना पड़ेगा। तो ये लिख लीजिए जल्दी से। रेडिएशन को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म समझना पड़ेगा। जैसे आप ये बात समझिए पहले। मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर, अब बाद में लिखिए, इस बॉडी पर Q अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है। कितना अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है? So what is Q? इंसिडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। Q क्या है? ठीक है। इस Q अमाउंट का कुछ हिस्सा ये बॉडी एब्जॉर्ब करके रख लेगा। उस ए को कहेंगे हम लोग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। इसका कुछ हिस्सा ये बॉडी ट्रांसमिट कर देगा।
टी से लिखेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी। और इसका कुछ हिस्सा ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको आर से लिखेंगे रिफ्लेक्टेड एनर्जी। और अगर एनर्जी कंजर्वेशन का बात करें तो कितना एनर्जी आया Q, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। जितना आया इज इक्वल टू इतना गया। अगर Q से सब में डिवाइड कर दें तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A बाई क्यू प्लस T बाई क्यू प्लस R बाई क्यू। इसको पढ़ेंगे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, उसको स्मॉल a से लिखते हैं और बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस। T बाय Q यह है ट्रांसमिटेड एनर्जी पर बाय टोटल एनर्जी, इसको स्मॉल t से लिखते हैं और बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। और R बाय Q इसको स्मॉल r से लिखते हैं और बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस। और इन तीनों का सम कितना होता है, 1 के बराबर। A प्लस टी प्लस आर 1 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए सरीजा है, इसको हम 1000 रुपया दिए, ये क्या है, देंगे नहीं, खुश हो गए एकदम। ये Q क्या है, 1000 है, हम इसको 1000 रुपया दिए। ये क्या की, बैंक में जाके 500 रुपया जमा करते, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंस। क्या कहेंगे, 30 रुपया जाके समोसा खा ले, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेंस। और बाकी जो 470 रुपीज बचा वो हमें को वापस कर दे। बोले सर आप जैसा गरीब इंसान, कुछ इंसान हमरे जैसा अमीर इंसान को पैसा दीजिएगा, लीजिए आप ही वापस रखिए, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। समझ गए, प्लीज समझो। अब देखो दो इंसान है, एक है शिवम एक है अजीत। ठीक, समझ जान रहे, दोनों पहचान रहे आप लोग। शिवम और अजीत के बारे में अच्छे से कंपेयर कीजिए। शिवम क्या है, शिवम को हम 1000 रुपया दिए, वो क्या किया, 10 रुपया अपने पॉकेट में बचा के रखा, 40, 50, 100 जितना चाहे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ को खा पी भी लिया। मतलब शिवम एब्जॉर्ब में कितना रखा, 10 रुपया। अजीत को जब हम 1000 रुपया दिए तो अजीत क्या किया, 900 रुपया जमा करके रख लिया, है ना, बाकी 100 रुपया ही रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट में किया। और ऐसा होते जा रहा है। कुछ दिनों बाद दोनों की गर्लफ्रेंड बनी, है ना। तो ये बताओ कौन ज्यादा खर्चा करेगा, अजीत की शिवम, अजीत। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखा है। इसका मतलब जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करके रखेगा, समय आने पर वही बॉडी क्या करेगा, इमिट करेगा, ट्रांसमिट नहीं। ट्रांसमिट तो उसी समय हो गया था। एक नया टर्म उसको बोलते हैं इमिट करना, खर्च करना। तो हम लोग बात करेंगे इमिशन, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो रेडिएशन कौन इमिट करेगा, जो बहुत एब्जॉर्ब करके रखेगा, जो बहुत सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला जो बॉडी होता है उसका नाम है ब्लैक बॉडी। ठीक है, उसका नाम क्या है, ब्लैक बॉडी। उसको जितना एनर्जी देते हैं वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे एनर्जी को। मतलब जैसे मान लो ब्लैक बॉडी, किसको एग्जांपल लेते, मान लो वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु एक ब्लैक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, उसको 1000 रुपया दिए तो हजारों रुपया वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब समय आने पे तीनों की गर्लफ्रेंड बनी, सबसे ज्यादा कौन पैसा उठाएगा, अभिमन्यु। सबसे ज्यादा पैसा वही उठाएगा। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बेंस भी 100% होता है, मतलब 1 होता है। और एमिटेंस, उसको बोलते हैं एमिटेंस, इमिट करना, वो भी क्या होता है, 100%। हम लोग ये एग्जांपल में वापस आएंगे, सबको याद रखिएगा। इमिट का मतलब खर्चा करना भाई, खर्चा करना, निकलना, एनर्जी निकलना, उसको बोलते हैं इमिट करना। लेकिन इमिशन कब होता है, उसका कंडीशन है, वो कंडीशन लोग अभी देखेंगे। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हम समझाएंगे इमिट करने का क्या मतलब होता है। खर्चा करना मतलब सीधा मीनिंग तो ये होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको अभी समझ में आएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो हम लोग क्या जानते हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स are good emitters. Black body is the best absorber.
is the best and hence can emit maximum energy. Can emit maximum energy. This is called black body radiation. Black body radiation. यहां ब्लैक का मतलब ब्लैक कलर से ही है. ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो कि मैक्सिमम एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है. इसलिए आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हम लोग लाइट कपड़ा पहनते हैं. लाइट कपड़ा क्या करता है, बाहर में धूप में निकले तो वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें कम गर्मी लगता है. काला कपड़ा ऐसा कोट पहन के एकदम, और वो भी टाइट पूरा, अभी तो खुला हुआ है, पूरा बंद करके धूप में निकल जाओ, क्या होगा हालत? गर्मी के दिन में इतना एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तो बाबा रे हालत खराब हो जाएगा. लेकिन अगर किसी कोट को आप सोचिए धूप में रख दें, पूरा गर्म हो जाएगा. और एक शर्ट को रख दीजिए, व्हाइट शर्ट को, कौन ज्यादा गर्म होगा? ब्लैक वाला जो शर्ट है वो ज्यादा गर्म होगा, कोट ज्यादा गर्म होगा बनस्पत व्हाइट शर्ट के. अब दोनों को लाइए और रूम में रखिए. अब ये इमिट करेगा. धूप में अब्सॉर्ब कर रहा था, रूम में क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि इमिशन तब होगा जब इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, तब इमिशन होगा. यही फर्क है इमिशन. खर्चा करना जो है, कब खर्चा किया, वही अब्सॉर्ब किया था वहां. रूम में ला लिए तो क्या हो गया? खर्चा कर रहा है, इमिट कर रहा है. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है. तो अब कौन ज्यादा इमिट करेगा? वही कोट. और इस बात कहां? ब्लैक वाला. इसका प्रमाण यह है कि थोड़ी देर बाद वही कोट जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो व्हाइट वाला शर्ट जल्दी ठंडा नहीं होगा. इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो हम लोग ये जान गए कि सबसे अच्छा इमिटर जो है, मैक्सिमम कौन इमिट कर सकता है? ब्लैक बॉडी. लेकिन दुनिया में कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट नहीं होता है. ऐसा कोई नहीं जो 100% एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले, ऐसा कोई बॉडी नहीं. अगर कोई ऐसा होता तो हम लोग कहते हैं उसका एब्सॉर्बेंस कितना होता? 1. कहेंगे फॉर ब्लैक बॉडी एब्सॉर्बेंस कितना होगा? एब्सॉर्बेंस इसको ए से लिखते हैं, वो कितना होगा? 1. और बाकी सब कुछ रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होगा? 0. वो ना ही रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा. ये बॉन्ड नहीं है. R = 0 = T लिखा है, ठीक है. लेकिन बाकी बॉडीज के साथ ऐसा नहीं होता. हम लोग इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे. एक साइंटिस्ट, उसका नाम था फेरी. क्या नाम था? फेरी ने एक्सपेरिमेंटली एक बॉडी डिजाइन किया जो कि अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी कैसा बिहेव करता था. ठीक है, वो बॉडी में यहां दिखा रहा हूं आपको. फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं इसको हम लोग. बस जान लो, कोई पूछेगा नहीं आपसे. फेरीज ब्लैक बॉडी. मैं ये सिर्फ इसलिए बता देता हूं कि नीट में कभी कभी क्वेश्चन पूछने का ऐसा टेंडेंसी है कि वो जनरली ऐसा कोई पॉइंट उठा लेते हैं, कोई साइंटिस्ट का नाम उठा लेते हैं जिसके बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता. तो अगर ब्लैक बॉडी के संबंध में किसी साइंटिस्ट का नाम बोले तो इसका नाम याद करना है फेरी का. ये इस तरह का एक बॉडी फेरी ने डिजाइन किया था. ब्लैक, मेरे पास ब्लैक पेन थोड़ी जो ब्लैक बॉडी बनाएंगे. फेरी ने क्या किया था, एक बॉडी होता है लैम्प ब्लैक, उसको बोलते हैं काजल. वो किर्लोस्कर वाला लगाते हैं वो नहीं, लैक में वो सब नहीं. वो होता है जो देसी काजल. देसी काजल कैसे बनता है? वो हाँ, जो दीपक होता है उसको जला दिया जाता है, उसके ऊपर ऐसे ढक दिया जाता है और वो मेटल का चीज में वो जमा होता जाता है, उसका राख. उसको काजल को बोलते हैं लैम्प ब्लैक. लैम्प ब्लैक जो होता है, हाँ, वो लैक्मे आइकॉनिक नहीं. देखो उस लड़के को याद है, खरीदा ही है ना. इस उम्र में खरीदना मत शुरू करते भाई, ना बहुत नुकसान हो जाएगा. 200 का रहता, देखो उसको दाम नहीं पता. चलिए, लैम्प ब्लैक जो होता है वो 99% ब्लैक बॉडी होता है. 99% उसका एब्जॉर्बेंस है, मतलब 100% इसका भी नहीं है.
तो फेरी ने क्या किया, इस पर लैम्प ब्लैक का कोटिंग कर दिया। ये इसके ऊपर जो मैं लाइन बना रहा हूं क्या है, एक कोटिंग है किसका, लैम्प ब्लैक का। स्ट्रक्चर है क्या, बॉडी है यार एक, इस बॉडी का नाम है फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी ने इस बॉडी को डिजाइन किया, इसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। ये क्या है, लैम्प ब्लैक कोटिंग, लैम्प ब्लैक कोटिंग। हाँ ऐसा ही दिखता है। फेरी ने कहा ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये हीटर का कॉइल है। ये क्या है, हीटर कॉइल, जो कि गर्म हो जाता है। भाई हीट ये एब्जॉर्ब क्या कैसे पता चलेगा, तो हीटर का कॉइल गर्म होना उसका शो करता है। तो फेरी ने कहा देखिए यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग है, यहां से अगर कोई लाइट इन करेगा तो वो इसको स्ट्राइक करेगा ऐसे। जैसे ही वो इसको स्ट्राइक करेगा क्या होगा, इस पॉइंट पर 99% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब अगर 100 जूल वो एनर्जी लेके आया था तो 99 जूल उसका एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से हीटर कॉइल गर्म होगा। एक ही जूल को वो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो भी करेगा वो दूसरे फिर सरफेस पे जाएगा। अभी भी बॉडी के अंदर ही वो लाइट का रे है, वो 1 जूल जब यहां जाएगा तो उस 1 जूल का 99% हिस्सा, मतलब 1/99 जूल एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉरी हाँ वही ना, नहीं 1 का 99वां हिस्सा 99/100 वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 1/100 पार्ट उसका बचा रहेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर कुछ यहां जाएगा। वो जो 1/100 बचा हुआ था उसका भी 99वां पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी बचा रहेगा वो इधर जाएगा। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, सारे को क्या कर लेता है, कोई भी जो रे आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये हीटर कॉइल गर्म हो जाता है, जो शो करता है कि ये एक ब्लैक बॉडी। अब इतना ये डिटेल में जानना नहीं था, बस इतना बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी बॉडी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं होता। ब्लैक बॉडी भी एक आइडियलिज्म है, हम लोग मान के चलते हैं। और इसके बारे में सबसे अच्छा स्टडी किसने किया था, फेरी ने एक ब्लैक बॉडी ऐसा कुछ डिजाइन किया था जिसमें लैम्प ब्लैक का यूज था। और लैम्प ब्लैक इसको बोलते हैं काजल। सोलर पैनल में यही यूज होता है। सोलर पैनल में अलग चीज होता है, वो तो सिलिकॉन वेफर होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन बोलते हैं उसको, वो अलग चीज है। वो तो पूरा सिलिकॉन। ब्लैक होल भी 100% ब्लैक नहीं है। ब्लैक होल का इससे कोई लेना नहीं है। ब्लैक होल तो एक बहुत सारा, कभी वो पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रेविटेशनल ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक बहुत मैसिव बॉडी होता है, जिसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होता है, तो वहां से कुछ बाहर ही नहीं निकल सकता। इनफैक्ट लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। उसका इससे लेना देना नहीं है। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, तभी रेडिएशन समझ में आएगा। इसमें जितने भी लॉज हैं उसको पढ़ने के लिए ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला जो टर्म है उसका नाम है इमिसिव पावर। क्या नाम है, और इसको हम लोग स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई से लिखेंगे। इमिसिव पावर, इमिट करने का पावर, इमिट करने का पावर, उसको क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर। और ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जो भी एनर्जी इमिट होता है उसको क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर। मतलब इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी जो कि Q है, हीट, बाय एरिया और टाइम, E इज इक्वल्स होता है Q/AT। E क्या है, ये इमिसिव पावर। स्मॉल ई से हम लोग जनरली इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी लिखते हैं, लेकिन अगर ब्लैक बॉडी हो तो उसके इमिसिव पावर को कैपिटल ई से लिखते हैं। कैपिटल ई से किसको डिनोट करते हैं, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/AT। Q क्या है, हीट, A क्या है, और T क्या है, इमिसिव पावर क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम।
एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इसका अगर कोई ऐसा यूनिट पूछ दे आपसे, इसका कोई आपसे क्या पूछ दे, तो Q का होता है जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। बातें जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इमिसिव पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखें, अगर इसका डायमेंशन पूछे, मैंने आपसे कहा था यूनिट डायमेंशन खत्म नहीं होता है, हम लोग पहला चैप्टर से पढ़ लेते हैं, फिर जितने क्वांटिटीज मिलते हैं सबका यूनिट और डायमेंशन हम लोग लिखते चलते हैं। पहला चैप्टर में ही सारा का लिख दोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, वो टेंशन लेना भी नहीं है। देखिए यहां से लिख रहे हैं इसका डायमेंशन। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। जूल किसको बोलते हैं, नीचे है मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन को लिखे, ऊपर में एक मीटर ऑलरेडी है, नीचे में भी मीटर है इनटू बी। तो आप देखिए ऊपर का दोनों मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हुआ, इससे कट गया, तो केजी पर सेकंड क्यूब, मतलब केजी को लिखते हैं हम लोग m से, तो m रहेगा, मीटर तो है नहीं तो L 0, सेकंड का क्यूब तो t का पावर -3, क्योंकि वो नीचे था उसको ऊपर लिखा। ये डायमेंशन होता है किसका, इमिसिव पावर का, डायमेंशन ऑफ इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से या फिर कैपिटल ई से। स्मॉल ई से किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का मतलब याद करिए, शिवम, अजीत, शिवम जो कि 10 रुपया एब्जॉर्ब करके रखा था, कम एनर्जी इमिट करेगा। अजीत जो कि 900 रुपया एब्जॉर्ब करके रखा था, 900 रुपया के अबाउट एब्जॉर्ब इमिट करेगा। और ब्लैक बॉडी कौन, अभिमन्यु, 1000 का 1000 रुपया एब्जॉर्ब करके रखा था, सबसे ज्यादा वही खर्चा करेगा, तो उसके इमिसिव पावर को कैसे लिखेंगे, कैपिटल ई से। ठीक है, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इमिसिविटी। एक ही है नुकता इसमें, इमिसिविटी, इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, इमिसिविटी किसी बॉडी का, ऑफ एनी बॉडी, इसको डिफाइन किया जाता है, उस बॉडी का आप इमिसिव पावर लिखिए, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे समझिए, मान लिया जाए शिवम का इमिसिव पावर 10 है, 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर शिवम का। अजीत का कितना है, 900 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अभिमन्यु कितना है, 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे शिवम का इमिसिविटी निकालना है, तो शिवम का इमिसिव पावर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1000 अभिमन्यु का ब्लैक बॉडी से, तो 10 बाय 1000 मतलब 1/100 मतलब 0.01। इसका लिखना हो अजीत का क्या लिखेंगे, 900 बाय 1000। अभिमन्यु का लिखना हो तो 1000 बाय 1001, मतलब इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का कितना होता है, और किसी भी और बॉडी का इमिसिव पावर अदर बॉडी का लेस देन 1। और इमिसिविटी जो है वो क्या है, रेशियो है। इमिसिविटी क्या है, रेशियो। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वेन, एक का नाम था वेन। तो वेन ने एक लॉ दिया, उसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन ने ब्लैक बॉडी को स्टडी किया, किसको स्टडी किया, मतलब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। वेन ने कहा कि किसी ब्लैक बॉडी के अगर इमिसिव पावर का, किसी ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर का, कोई ब्लैक बॉडी को स्टडी कीजिए, वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका इमिसिव पावर का ग्राफ बनाया जाए वेवलेंथ के साथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। जो वेवलेंथ, बहुत सारा वेव्स वो इमिट कर रहा है, रेडिएशन से इमिट कर रहा है, तो ये वेव्स है, उनमें से जितना भी वेवलेंथ है उसका ग्राफ बनाया जाए,
तो किसी टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऐसा होता है, टी टेम्परेचर पे। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन, किसी टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा होता है, और इस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होता है, इस पॉइंट, जिस पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं, जिस पॉइंट पर इमिसिव पावर क्या है? उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है ये। लैम्डा मैक्स का क्या मतलब है? ये वेवलेंथ है। लैम्डा मैक्स को बोलते हैं वेवलेंथ corresponding to which, wavelength corresponding to which emissive power is maximum. Wavelength corresponding to which emissive power is, उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। वेन ने कहा कि इस लैम्डा मैक्स और इस टी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है बी के बराबर, और इस बी को बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? जिसका वैल्यू होता है 0.288 इंटू 10⁻⁻², और इसका यूनिट क्या होगा? तो वेवलेंथ को किसमें मेजर करते हैं? वेव लेंथ है, तो लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, और टेम्परेचर को तो उसका यूनिट होता है mK। क्या यूनिट होता है? mK। तो वेन्स कांस्टेंट होता है 0.288 इंटू 10⁻⁻² mK। तो इसमें ना दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला तो आपको कोई टेम्परेचर दे देगा और उसका लैम्डा मैक्स पूछ लेगा, है ना, या दूसरा किसी बॉडी के लिए लैम्डा मैक्स 1 और T1 दिया रहेगा कि देखिए इस टेम्परेचर पे वेवलेंथ इतना है, इस टेम्परेचर पे कितना होगा। तो लैम्डा मैक्स इसी फॉर्मूले का ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स इनटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? लैम्डा मैक्स 1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स 2 इंटू T2, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो B ही होगा ना। तो लैम्डा मैक्स 1 दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, लैम्डा मैक्स 2 दिया रहेगा, T2 पूछेगा। स्टार्स के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का, सन के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है। सन को, स्टार को वगैरह को हम लोग ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो उसको स्टडी किया जाता है, उससे जो वेव्स निकल रहे हैं उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो मान लो सन का टेम्परेचर हम लोग मान लिए हैं 5000 केल्विन, ऐसे हम बोल रहे हैं 5-6000 नहीं है, कुछ भी मान लिए हैं, मान लो कितना मान लिए हैं 5000 केल्विन, और सन से जो वेव निकल रहा है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो दिस इनटू टेम्परेचर, जिस स्टार का टेम्परेचर निकालना है उसका वेवलेंथ स्टडी कर लिए, वो यहां रख दिए, उसका टेम्परेचर नहीं निकल जाएगा, उसका टेम्परेचर इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। सर वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइस होता है, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, उससे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे डिवाइस, तो सब जितना क्वांटिटी पढ़ते हैं ना सबके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में सेकंड सेमेस्टर में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में एक लैब होता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग लैब, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट लैब या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग लैब। उसमें सारा चीज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। जितना अच्छा कॉलेज जाइएगा उतना पैसा इन्वेस्ट करके वो बनता है इंस्ट्रूमेंट। एक एक इन्वेस्टमेंट करोड़ों का आता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है। इसलिए अच्छा कॉलेज हम लोग क्यों जाना चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि आप चीजों को देख सके। जो चीज कोर्स का पढ़ना है कम से कम वो देखे तो सही, एक्सपेरिमेंट करके तो देखे, सीखे तो सही। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे ही नाम के खुल गया है, तो वहां पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए अच्छा कॉलेज लोग जाते हैं। ये है क्या? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक छोटा सा लॉ पढ़ा करके, जो एक महत्वपूर्ण लॉ है, उसको पढ़ा के खत्म कर रहे हैं। यहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास में। स्टीफेंस लॉ, या इसी को हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लॉ है? स्टीफेंस लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन ने ये कहा कि जो इमिसिव पावर होता है ब्लैक बॉडी का, कैपिटल E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्टीफेंस लॉ।
अब देखो आप समझ सकते हैं कि इसको स्टीफेंस लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्यों कहा जाता है। ये सब स्टडी है, ये सब क्या है, इसने ये कहा, तो इसमें डिस्प्यूट हो जाता है कई बार। स्टीफेंस कहते हैं कि हम भी पहले कहे थे, बोल्ट्जमैन कहते हैं कि हम पहले कहे थे, तो इसलिए कई बार इन चीजों को मिला दिया जाता है। अगर दो साइंटिस्ट का वर्क एक ही चीज के ऊपर हो तो उनको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, पहले इस लॉ को स्टीफेंस लॉ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ज्यादातर बुक में क्या लिखा जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये क्या कहता है, इमिसिव पावर of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस ने कहा कि ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको सिग्मा कहेंगे, तो E क्या होगा, सिग्मा इंटू टी का पावर 4, और इस सिग्मा को हम लोग स्टीफेंस लॉ के नाम से जानेंगे। इस सिग्मा को किस लॉ के नाम से जानेंगे, किस लॉ से, किस कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट। तो ये सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं कहते, स्टीफेंस कांस्टेंट ही कहते हैं। और फिजिक्स में सबसे आसान इसी का वैल्यू है 5, 6, 7, 8। क्या इसका वैल्यू है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। वो 5, 6, 7, 8 नहीं है, 5 इंटू 10 टू पावर -8। और इसका यूनिट कोई पूछ दे, देखिए सिग्मा का यूनिट कैसे निकालेंगे, पहले ई का यूनिट पता हो, और ई का यूनिट तो पता था, वॉट पर एम के, देखिए है ना, ये तो हो गया वॉट पर एम के नहीं, सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ केल्विन का पावर 4 है, उसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो ये होता है, इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन का पावर। ये स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू और यूनिट होता है। इन वैल्यूज को याद रखना है, हालांकि कई बार एग्जाम में दे देता है पहले पन्ने पे, लेकिन नहीं भी दिया जा सकता है, तो याद रखना है, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। रेडिएशन में इतना ही थ्योरी है, इसके बारे में कुछ और चर्चा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगले क्लास में करेंगे, और इसके बाद जो भी हीट ट्रांसफर के लेक्चर होंगे ना, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। स्कूल लेवल के लिए जितना आपको समझना था वो हम लोग बेसिकली समझ लिए, स्कूल लेवल की बात करें। अब जो हमारा डिस्कशन होगा पहले सिरे में, मतलब L6 L7 वगैरह के आसपास, उसमें जेई मेंस और नीट लेवल के डिस्कशन होंगे, उसके बाद के डिस्कशन होंगे वो जेई एडवांस के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे अच्छे से, पक्का। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।